हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास बहुत। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी की। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, पाश्च्यवाद, पाश्च्य निरंकुशतावाद, विऔद्योगिकरण और भारतीय पुनर्जागरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज की जो हमारी पहली टर्म है वो है पुनः परिवर्तनवाद। पुनः परिवर्तनवाद आप सभी जानते हैं, ये पुनर्जागरण के लिए ही टर्म यूज की गई है। एक ऐसी विचारधारा है जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होती है, कला, साहित्य, विज्ञान और यहाँ तक कि लोगों के भौतिक जीवन में भी उन्नति होती है। 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को नव जागरण, पुनः परिवर्तनवाद और पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में इसके अग्रदूत राजा राममोहन राय थे, ये आप याद रख लीजिए। अगली टर्म है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद आप सभी लोग जानते हैं, इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो देश सामने आए, यानी कि बंटवारा हुआ भारत का। और यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस धारणा में विश्वास करती है। उनका मानना है कि कुछ जो लोग हैं किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं और इसलिए उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित भी समान होते हैं और उनके हित किसी दूसरे जो धर्म है या दूसरे संप्रदाय से है उनके अनुयायी से भिन्न होते हैं। इसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाता है। इसमें व्यक्तिगत हितों और विरोधों को किसी संप्रदाय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे बोला जाएगा संप्रदायवाद। जब किसी के हित जो है संप्रदाय के आधार पर निर्धारित होंगे। और हम देखते हैं कि जो संप्रदायवाद है ब्रिटिश काल के अंतिम 3 दशकों में विकसित रूप से दिखाई देता है हमें, और उसके परिणाम स्वरूप ही भारत का विभाजन देखने को हमें मिलता है। अगली टर्म है पाश्च्यवाद। फ्रेंड्स देखिए, पाश्च्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो है कोई देश, क्षेत्र, भाषा, धर्म और अपने अतीत के गौरव को स्मरण करता है। उससे जुड़ी हुई जो भी परंपरा है, भाषा है, साहित्य है, उसको प्रोत्साहन देता है। 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि भूमध्य सागरीय देशों में राष्ट्रीय भावना के उदय में पाश्च्यवादी विचारधाराओं का प्रसार हुआ था और 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक, सामाजिक पुनर्जागरण में भी अतीत के गौरव का स्मरण किया गया था, जिसमें मेनली आप देखेंगे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। उन्होंने अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को नई चेतना के साथ जीवित किया था, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप ही भारत में जो है राष्ट्रीय चेतना हमें देखने को मिलती है। लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था इसने। अगली टर्म है हमारी पाश्च्य निरंकुशतावाद। पाश्च्य निरंकुशतावाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसमें जो सत्ता है, सत्ता पर किसी का भी कोई अंकुश नहीं होता है और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत हो, यानी कि सेंट्रलाइज हो, जो सैन्य बल पर आधारित हो, जहां पर दमनकारी सरकार स्थापित हो, उसे बोला जाएगा पाश्च्य निरंकुशतावाद। ठीक है। अगली जो टर्म है वो है विऔद्योगिकरण, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीति है जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपने आश्रित उपनिवेशों पर लागू की जाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश कौन सा था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में क्या होती है? औद्योगिक क्रांति होती है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होने के कारण वहाँ पर क्या है, कच्चे माल की डिमांड आ गई। अब कच्चे माल की डिमांड आ गया तो वहाँ पर कच्चे माल का उन्होंने काफ़ी मात्रा में आयात करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड कहाँ से कच्चे माल को आयात करेगा? अपने उपनिवेशों से, यानी कि जो उसकी आश्रित देश है। तो वहाँ से वो क्या करेगा, सस्ते दामों पर उसने क्या किया, कच्चे माल को खरीदना शुरू कर दिया और निर्मित मालों को उसने निर्यात किया। निर्यात कहाँ किया? जो उसके अपने उपनिवेश थे, भारत था, ठीक है, जितने भी थे वहाँ पर क्या है, और उनकी जो कीमत है वहाँ पर बढ़ा दी। ठीक है। मशीनों से जो माल तैयार हुआ वहाँ उन्होंने उपनिवेशों में उसको बेचना शुरू किया और उसकी कीमत क्या है, बढ़ा दी। अब क्या हुआ
कि यहाँ पर जो है माल बहुत संख्या में आने लगा, जो विदेशी माल था वो उपनिवेशों में भरमार होने लगी उसकी, जिससे क्या हुआ, जिसका सीधा प्रभाव क्या पड़ा, उत्पादन पर पड़ा। उससे क्या हुआ कि जो वहाँ का हथकरघा उद्योग था, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उनका, वो उद्योग अब समाप्त हो गया। उसने क्या किया, जब विदेशी वस्तु आनी शुरू हुई उपनिवेशों में, भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी और देशों में उन्होंने अपने माल को बेचा, तो जिससे क्या है, जिसके लिए एक टर्म यूज की गई, वो टर्म थी विऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगली टर्म है भारतीय पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आप सभी लोग समझते, दोबारा से जागना या नई प्रवृत्ति का विकास होना। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज था, उस समाज में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, जिसमें पुरातन सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का मानव जीवन की साध्यता के आलोक में आलोचनात्मक प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसने क्या किया कि जो जड़ हो चुकी मूल मान्यताओं पर प्रहार किया और एक आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भारत का साक्षात्कार है। इसी प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करना आरंभ किया, और उसे फिर आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है, एम.जी. नरांडे है, डेरोजी है, कार्वे है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को। इस आंदोलन की जो मेन विशेषता थी, यानी कि मुख्य विशेषता थी, वो थी प्रभावशाली इतिहास से प्रेरणा लेना, ठीक है, और भेदभाव रहित समाज की स्थापना की कामना करना। ये सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए, भारतीय समाज के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया स्वरूप उभरे, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, पश्चिमीकरण, यानी कि भारत का जो वेस्टर्नाइजेशन किया जा रहा था, यानी कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को वेस्टर्न किया जा रहा था, इसके फलस्वरूप ये आंदोलन हुआ, और इसने भारत के लोगों को भारतीयता से वाकिफ करवाया, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना से का विकास किया। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।